Once again, welcome back to my YouTube channel. You are watching College Commando. In this video, we are going to discuss value addition course Reading India Fiction in English. तो इसमें आपके 3 यूनिट मिलेंगे। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। मैं तीनों यूनिट को एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक एक करके हमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की कि हमें क्या सिलेबस पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हम देखेंगे हाउ टू रीड नोवेल एंड नोवेल एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। यूनिट 2 में बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में पढ़ेंगे, आनंद मठ, एंड इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखे हैं श्री अरविंदो एंड बरिंद्र कुमार घोष। एंड देन हमें यूनिट 3 में मिलेंगे चमन निहाल, आज़ादी के बारे में इसमें पढ़नी है। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि वैक का सिलेबस मतलब सेम रहती है कि नहीं हर ईयर में, मतलब तो मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी सेमेस्टर में वैक अगर लेते हो, मान लो कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने साइंस एंड सोसाइटी लिया तो सेकंड ईयर में भी आपको साइंस एंड सोसाइटी मिलेंगे। तो दोनों का सिलेबस सेम ही होता है, बस शर्त है कि हमें सेम वैक चूज़ नहीं करना होता, हमें कोई और वैक का मतलब कोर्स चूज़ करना पड़ता है। तो अगर अगर बोला जाए तो जितने भी वैक रिलेटेड कोर्सेज है सभी का सिलेबस सेम ही होता है, वो मतलब हर ईयर के लिए वो सेम ही बनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो मतलब मान लीजिए आपको फिक्शन इंडिया फर्स्ट ईयर में भी मिलेगी एंड थर्ड ईयर में भी मिलेगी, तो मतलब लेकिन थर्ड ईयर में आपको चूज़ करना नहीं होता, वहाँ पर कोई और ही आपको वहाँ पर वैल्यू एडिशन कोर्स चूज़, यानी सेम रिपीट आप नहीं कर सकते सेम कोर्स। बेसिकली ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अब हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू रीड अ नॉवेल एंड नॉवेल एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी नॉवेल को हम किस तरीके से पढ़ें एंड नॉवेल्स को मतलब किस तरीके से नॉवेल एक मतलब सोसाइटी के प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन होती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि नॉवेल एक्चुअल में है क्या। तो नॉवेल एक मतलब लिटरेचर की तरह एक मतलब बुक्स आप बोल सकते हो, जहाँ पर जो सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करें तो नॉवेल आर नॉट ए जस्ट इंटरटेनमेंट, दे ऑफर इंसाइट इनटू ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड सोशल वैल्यूज़। तो नॉवेल सिर्फ मतलब हम फ़न के पर्पज़ से या एंजॉयमेंट के पर्पज़ से नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ये मतलब नॉवेल के थ्रू हम सोसाइटी में कई बार मैसेजेस, नॉवेल के थ्रू कल्चर्स, हिस्ट्रीज वगैरह दिखाई जाती है। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स हाउ टू रीड अ नॉवेल एंड हाउ नॉवेल रिफ्लेक्ट सोसाइटी। तो मैं जो भी अब पढ़ाने वाला हूँ आगे, उसमें हमें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप नॉवेल को पढ़ें एंड किस तरीके से चीज़ों को याद रखें एंड किन चीज़ों पर आप ध्यान दो। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट मेक्स अ नॉवेल मीनिंगफुल, यानी क्या ये मतलब क्या ऐसी खास बातें हैं या रोचक बातें हैं जो नॉवेल को मतलब बनाती है। हाउ डू नॉवेल मिरर द कल्चर, पॉलिटिक्स एंड सोशल इशूज ऑफ देयर टाइम्स। तो जो नॉवेल है वो किस तरीके से मतलब हमारे कल्चर को, राजनीतिक को एंड जो सामाजिक चुनौतियाँ उन्हें दिखाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नॉवेल को हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे। हाउ टू रीड अ नॉवेल, स्टेप 1 है कि अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यानी सबसे पहले आप नॉवेल के उद्देश्य को समझें। तो उद्देश्य मतलब क्या, मतलब कौन से उद्देश्य। तो सबसे पहले आती है हमारी कॉन्टेक्स्ट में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी अगर हम बात करें रिसर्च व्हेन एंड वेयर द नॉवेल वाज रिटन, यानी सबसे पहले हम नॉवेल के बारे में मतलब रिसर्च करेंगे कि कब और कहाँ ये लिखी गई है। कंसीडर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम, यानी उस टाइम में क्या मतलब वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ थी, इकोनॉमिक स्थिति थी एंड सोशल कंडीशंस थे। ऑर्थर बैकग्राउंड, यानी राइटर के बारे में हम जानेंगे कि जो राइटर है वो मतलब उनके मतलब पर्सनल लाइफ्स क्या थे एंड किस तरीके से उनके मतलब पर्सनल लाइफ्स इन्फ्लुएंस करते हैं नॉवेल्स के कैरेक्टर को। कई बार वो मतलब अपने पर्सनल लाइफ के मतलब एक तरीके से आइडियाज़ पर भी वो लिखते हैं, जो हम आगे चल के आज़ादी एक पढ़ने वाले हैं जो चमन लाल ने लिखा था। वो अपने किस तरीके से वो पार्टीशन के दौर में उन्होंने जो मतलब ट्रॉमा वगैरह झेला था उसी पर बेसिस पे उन्होंने अपना नॉवेल लिखा। स्टेप 2 है पे अटेंशन ऑफ टू थीम्स, यानी जो इसके थीम्स है जैसे कि आइडेंटिफाई सेंट्रल थीम्स, लव, आइडेंटिटी, मॉरलिटी, क्लास और रेस, यानी जो एक मतलब प्यार है, खुद का पहचान, नैतिकता है, उस पर ध्यान देंगे हम। इसके थीम्स के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग देस थीम्स डिपेंड्स एंगेजमेंट विद द स्टोरी, यानी आप किस तरीके से इनके स्टोरी के साथ एंगेज, खुद को मतलब एक जुड़ाव महसूस करते हो। तो सबसे पहले जो एग्जांपल ली गई है 1984 एक्सप्लोर थीम्स ऑफ टोटल लिटरेनिज्म, पावर एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर जो 1984 में जो ये एक्सप्लोर किया गया बेसिकली ये मतलब दुनिया के एक मतलब ऐसी डिस्टोपियन दुनिया की कहानी है जो मतलब शक्ति, पावर एंड नियंत्रण यानी कंट्रोल के विषय में गहराई को उजागर करती है। तो अब हम स्टेप 3 के बात करेंगे एनालाइज द कैरेक्टर, प्रोपोगनिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक। तो इसमें दो पॉइंट आते हैं, व्हाट डू यू द मेन कैरेक्टर रिप्रेजेंट, यानी जो मेन कैरेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है, एंड व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सटर्नल इंटरनल डू दे हैव, यानी कौन से ऐसे मतलब लड़ाई झगड़े हैं जो उसमें फेस करते हैं कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले आप जान लो कि प्रोपोगनिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक होती क्या है। तो प्रोपोगनिस्टिक मीन्स होती है कि नायक या पात्र, एंड एंटागोनिस्टिक विरोधी पात्रों को कहते हैं। ये दोनों में क्या संबंध है, तो इनका मतलब उपयोग पात्रों को, रिश्तों और संघर्षों को समझने में किया जाता है। देन हम आते हैं कैरेक्टर आर्कीटाइप के बारे में बात करें, यानी चरित्र रूप या चरित्र प्रकार के बारे में।
आर कैरेक्टर रिप्रेजेंट सोसाइटल आइडियाज़ एंड चैलेंजेस, यानी क्या चुनौतियाँ उन्हें मिलती है उसके बारे में बात करी गई है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, द ग्रेट गेट्स बाय द अमेरिकन ड्रीम, यानी जो इस नॉवेल में मैं बताता हूँ कि क्या लिखी गई है। इसमें जो जे गेट्सबे हैं वो मतलब एक गरीब घर में पैदा होते हैं एंड उन्हें मतलब अमीर बनने का ख्वाब होता है हर सामान्य व्यक्ति की तरह, और वो मतलब हर प्रयास करते हैं और इस चक्कर में वो गलत राह पर भी चले जाते हैं। वह केवल पैसा और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही मतलब सफलता के तौर पे देखते थे, लेकिन क्या होता है कि वह अंत में कुछ नहीं प्राप्त होता और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैसेज है इस नॉवल में यही बताई गई है कि व्यक्ति को आंतरिक खुशी और संतोष को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी जो भी है चीज़ें आपके पास उसमें आपको मतलब एक तरीके से उसे इंजॉय करना चाहिए। देन स्टेप 4 की बात करें तो यहाँ पर जो नैरेटिव वॉइस एंड स्ट्रक्चर पर आप ध्यान दें, यानी किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को मतलब नरेट किया है एंड स्ट्रक्चर किया है। तो पॉइंट ऑफ व्यू यानी क्या मतलब है उसमें, किस तरीके से दृष्टिकोण है। इन द स्टोरी टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड ओमनीसेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यानी मैं या हम जो कहते हैं फर्स्ट पर्सन के तौर पे देखा जाता है कोई भी स्टोरी को, एंड थर्ड पर्सन मीन्स हो गई कि उसकी तरफ से हम देखते हैं कोई स्टोरी को मतलब वो पर्सन के दृष्टिकोण से, एंड ओमनीसेंट मतलब सभी सभी के दृष्टिकोण से। तो स्ट्रक्चर की बात करें, लीनियर और नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग। तो लीनियर कई कहानियाँ मतलब सीधी होती है, और जो नॉन लीनियर कई बार होता है ना कि मूवीज़ वगैरह आप देखते हो तो या फिर लिटरेचर वगैरह आप पढ़ते हो तो कई स्टोरी लाइन के मतलब कई मतलब रहस्य वगैरह उजागर लास्ट में जाकर होती है, तो नॉन लीनियर चीज़ें होती हैं। देन स्टोरी ऑफ राइटिंग, व्हाट इज़ द टोन ऑफ नरेटिव, फॉर्मल, कन्वर्सेशनल या आर्निक, यानी किस तरीके से उसे मतलब लिखी गई है, ये भी एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आर्निक मीन्स होती है कि नाटकीय रूप, जैसे रोमियो जूलियट की कहानी अगर आप देखो तो मतलब वहाँ पर क्या है कि दर्शक के तौर पे हमें मालूम था कि जूलियट मर चुकी है, पर अगर कहानी में देखो तो रोमियो को मालूम ही नहीं था कि जूलियट मर चुकी है और वो आत्महत्या कर लेता है। वो तो उसी तरीके से आयरनिक एक स्टोरी लिखी जाती है। देन अब हम बात करेंगे स्टेप 5 में, कंसीडर सोशल एंड कल्चरल रिफ्लेक्शन, यानी क्या मतलब एक सामाजिक तौर पे मैसेज देना चाहती है, क्या मतलब या फिर रिफ्लेक्शन है, कल्चरल रिफ्लेक्शन यानी हमारी जो एक तरीके से क्या धार्मिक चीज़ें हैं उन्हें किस तरीके से दर्शाती है। तो सोशल कमेंट्री में एक आती है एग्जांपल में, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा था कि अमेरिका में ना ब्लैक लोगों जो ब्लैक पीपल्स थे उन पर काफ़ी मतलब रेसिज्म हुआ करता था। तो उसी पर ये बेस्ड है, जहाँ पर एक फैमिली है जो न्यूयॉर्क में रहती है एंड वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, जो रंग भेद है। देन कल्चरल रिफ्लेक्शन की बात करें तो कई बार डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं आप जानते हो, एंड कई बार कई लोग अडप्ट कर लेते हैं चीज़ों को और कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से भी कॉन्फ्लिक्ट आती है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह। तो अब हम बात करेंगे नोवेल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोशल इशू को किस तरीके से दिखाया जाता है एक नॉवेल्स में। तो इसका एक एग्जांपल हमें मिलती है ए टेल ऑफ टू सिटीज़, यानी ये बेस्ड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आखिरकार था क्या, तो इसमें यह दिखाया गया कि जो मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन था, एक सिक्योरिटी कंसर्न था, उस पर केंद्रित किया गया है, जहाँ पर अत्यधिक अन्याय या डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ग के प्रति होना मतलब क्रांति को जन्म देती है। यह नोवेल लोगों को चेतावनी देती है कि असमानता और अन्याय किसी भी समाज को बर्बाद कर सकती है। तो यही बेसिकली इसमें कहा गया है, इनइक्वालिटीज़ की बात करी गई है। देन थीम ऑफ नोवेल्स दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटी, क्लास एंड पावर्स, जिसमें नोवेल ऑफन डिस्प्यूट क्लास स्ट्रगल एंड पावर डायनेमिक्स के बारे में बात करी गई है, जहाँ पर आपको एग्जांपल मिलेंगे लेस मिसरेबल्स की, जो राजनीतिक एंड सामाजिक संघर्षों को दिखाया गया है इसमें। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर एंड आइडेंटिटी सॉरी, नोवेल चैलेंज ट्रेडिशन, जेंडर रोल्स एंड एक्सप्लोर आइडेंटिटी, इसमें बेलजार बाय साल्विया प्लथ। तो यहाँ पर जो बेलजार है जो किसके द्वारा लिखी गई है, साल्विया प्लाथ के द्वारा, जिसमें मेनली फोकस किया गया है जेंडर इक्वालिटी एंड जो लैंगिक समानता है उसको उजागर किया गया है। देन रेस एंड डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई है, जिसमें आप कलर वर्क लाइक अ बिलव्ड एंड द कलर पर्पल रिफ्लेक्ट रेशियल इनइक्वालिटी के बारे में बात करी गई है। तो द बेल जार के बारे में बताता हूँ कि मतलब ईस्टर्न ग्रीनवुड की कहानी है, एक महिला की कहानी है 1950s के दौरान। वहाँ पर एक बताया जाता था कि किस तरीके से महिलाओं को आज़ादी नहीं हुआ करता था 1950s में। एक महिला को मतलब स्वतंत्र रूप से एक हर मतलब रिश्ते में माना कहा जाता था कि एक आइडियल होनी चाहिए महिला, एक आइडियल माँ की तरह होनी चाहिए, एक वाइफ की तरह होनी चाहिए, तो उसे मतलब खुद की आज़ादी नहीं देता था। तो उसी के बारे में बात करी गई है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में।
तो अब हम बात करेंगे एडिशन रिफ्लेक्शन ऑफ नॉवेल्स एंड सोसाइटी यानी टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस के बारे में। नॉवेल्स लाइक ब्रेव न्यू वर्ल्ड क्रिटिक द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। एंड आप जानते हो कि कई बार नॉवेल्स वगैरह बताती है कि टेक्नोलॉजी के आने से क्या इम्पैक्ट हुए हमारे सोसाइटीज़ में। कल्चरल मूवमेंट नॉवेल ऑफन रिफ्लेक्ट द चेंजिंग सोशल लैंडस्केप ड्यूरिंग द मूवमेंट। फेमिनिज्म एंड सिविल राइट्स वगैरह के बारे में भी दर्शाती है। कंक्लूजन की बात करें यानी यूनिट 1 यहाँ पर हमारी खत्म होती है, तो इसे हम कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या यूनिट 1 में देखा। तो सबसे पहले हम नॉवेल को पढ़ने के तरीके जानें कि किन किन बातों पे हमें ध्यान देनी चाहिए। नॉवेल क्या बताती है? नॉवेल एज अ मिरर ऑफ सोसाइटी यानी प्रतिबिंब है हमारे समाज का। नॉवेल रिफ्लेक्ट्स सोसाइटल नॉर्म्स इशूज एंड वैल्यूज ऑफरिंग द प्रोफाउंड इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर एंड सोशल कंडीशन। यानी नॉवेल जो है वो मतलब हमारी सोसाइटी का जो मानदंड है या फिर जो चुनौतियाँ हैं, जो वैल्यूज़ है, उसे दिखाती है। Then engage with literature. Reading a novel is an opportunity to critically reflect on society's challenges and how people respond. तो ये इसे पढ़ने से मतलब किस तरीके से लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं खुद को एंड किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। फाइनल थॉट्स यही है कि नॉवेल ऑफन बोथ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन रिचिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो नॉवेल हमें यही बताती है, एक तो हम अपने मतलब एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से पढ़ते हैं, कोई जैसे अच्छी स्टोरी है, अच्छी नॉवेल स्टोरी बुक वगैरह हम पढ़ते हैं, एंड देन एजुकेशन के पर्पज़ से पढ़ते हैं जहाँ पर हम दुनिया के बारे में जानते हैं कि समझ को अपने बेसिकली बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हमारी यूनिट 1 खत्म हुई एंड यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट 2, आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसमें हम किन पॉइंटों पर बात करेंगे? इसमें हम पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म एंड सोशल इशूज़ के बारे में बात करेंगे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें तो श्री अरविंदो एंड बरिंद्रा कुमार घोष ने इन्हें इंग्लिश ट्रांसलेट किया था अराउंड 20s के आसपास में। एंड जो इसमें आनंद मठ है उसमें हम सन्यासियों के स्टोरीज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो ब्रिटिश के खिलाफ मतलब एक संघर्ष किया था उन्होंने। तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आनंद मठ का ऑथर है बंकिम चंद्र चटर्जी। हम जब भी नॉवल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ऑथर को देखते हैं एंड ये कब लिखा गया था इसे नोटिस करते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड नॉवल इन बंगाली लिटरेचर है, जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। आनंद मठ की बात करें तो 1882 में ये लिखा गया था, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सन्यासी रेवेलियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनिकल रूल इन इंडिया। तो किस तरीके से जो सन्यासी रेवेलियन थे वो अपने धर्म को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश से लड़ झगड़ पड़े थे, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है आनंद मठ। ट्रांसलेशन की बात करें तो आप जानते हो कि अराउंड अर्ली 20th सेंचुरी में श्री अरविंदो एंड वीरेंद्र कुमार घोष ने लिखा था, इसे ट्रांसलेट किया था। इसका थीम है पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, जेंडर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड रोमांस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेट्रियोटिज्म। इसमें हम देखेंगे पेट्रियोटिज्म नेशनलिज्म होती क्या है। तो इन दोनों का मतलब होता है कि दोनों अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण को व्यक्त करना होता है। पर इसमें डिफरेंस क्या, दो अलग वर्ड क्यों है? तो पेट्रियोटिज्म होती है कि अपने देश से प्रेम और सेवा पर केंद्रित करना होता है, जबकि नेशनलिज्म होती है कि अपने मतलब देश को दूसरे देश से मतलब ऊंचा समझना। जैसे अगर आप देखो तो कई बार कहता है ना कि हम भारत भारत देश मतलब सबसे महान है, दूसरे देशों से हमारी कल्चर वगैरह काफ़ी रिच है, तो नेशनलिज्म वाली भावना है। अमेरिका वाले कहते हैं कि नहीं, हम पूरे मतलब जितने भी वर्ल्ड में बाकी कंट्री है उनसे बेटर है, हमारी अच्छी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ है, ये वो। तो वो मतलब नेशनलिज्म वाली भावना है। तो द नोवेल इज़ अ call to arm for Indian independence. It reflects growing nationalism feelings of the time. The character of Mahendra and his journey symbolizing the king of Indian nations. The famous song Vande Bhataram represents the spirit of patriotism and the motherland. तो जो वंदे भारत मातरम का जो ये आता है, अब देखते हो कि कई बार नारे लगते हैं वंदे मातरम का, तो वो आनंद मठ से ही लिया गया है। इसमें मतलब एक तरीके से जुड़ाव महसूस किया जाता है इस नारे से कि जो पेट्रियोटिज्म की हम देश के प्रति समर्पित है, हमें देश के प्रति प्रेम है। वंदे मातरम के अब हम देखेंगे कि ये सॉन्ग का क्या कल्चरल इम्पैक्ट है। रिटेन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, जो वंदे मातरम लिखी गई है। दिस सॉन्ग बिकम अ रैलिंग क्राई फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स, यानी मतलब एक नारा, एक स्लोगन की तरह देखी जाती है, जहाँ पर जो आंदोलनकारी है उन्हें उत्साहित करने का काम किया जाता है वंदे मातरम जैसे स्लोगन को गाकर। पेट्रियोटिक सिंबलिज्म रिप्रेजेंट द स्ट्रगल फॉर इंडिया अगेंस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स, यानी जो इसके स्ट्रगल्स को दिखाती है, जो सन्यासी हमारे थे क्या संघर्ष रहा उनके मतलब एक ब्रिटिश रूलर के सामने। द सॉन्ग बिकम अ एंथम
संग ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी जब भी इस तरीके के प्रोटेस्ट वगैरह हुआ करते थे तो सभी को इकट्ठा करने के लिए इस तरीके का मतलब एंथम गाया जाता था। श्री अरबिंदो एंड वीरेंद्र घोष ट्रांसलेशन हेल्प स्प्रेड इट इन्फ्लुएंसेस बियॉन्ड बंगाल, यानी जो इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेट बाद में किया था। तो ये मतलब एक तो पहली बात तो आनंद मठ जो लिटरेचर नॉवल है वो बंगाली में लिखा गया था, लेकिन इससे मतलब बाद में फिर कई मतलब सालों बाद मतलब तकरीबन 80-84 के आसपास में लिखा गया एंड अर्ली 20 सेंचुरीज में इसे मतलब ट्रांसलेट किया गया, यानी आप कह सकते हो कि अराउंड 20-25 साल बाद ट्रांसलेट किया गया। तो ये फिर बंगाल के बाहर भी लोग पढ़ने लगे इन चीज़ों को, आनंद मठ की स्टोरीज के बारे में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या मिलता है? सेट ड्यूरिंग द सन्यासी रिबेलियन 1770 एंड 1790s, द नॉवेल पोर्ट्रेयस द स्ट्रगल ऑफ सन्यासीस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस, यानी उनके क्या स्ट्रगल्स थे, यही बेसिकली ये पूरे आनंद मठ में दिखाया गया है कि सन्यासी किस तरीके से वो संघर्ष करते हैं। फिक्शनलाइज्ड अकाउंट बट ग्राउंडेड इन ए रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेबिलियन, इसे मतलब फिक्शनलाइज अकाउंट की तरह देखे गया, पर इस तरीके के इंसिडेंट्स रियल में हुए हैं। एंड आनंद मठ के जो सन्यासी है उन्होंने एक मतलब किस तरीके से ब्रिटिश को रोका, उनके खिलाफ रेबेलियन किया। तो आनंद मठ में एक रोमांटिक एलिमेंट जैसी मतलब एक लव स्टोरी भी आती है, जहाँ पर महेंद्रा एंड अहल्या जैसे मतलब कैरेक्टर को बताया गया है, जहाँ पर महेंद्रा जो है जो आज़ादी आज़ादी के मतलब हमारे संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, एंड यहाँ पर इनकी मतलब जो प्रेमिका अहल्या उनका बताया गया कि किस तरीके से मतलब ये अपने कर्तव्य को निभाते हैं, एक देश को अपने देश और राष्ट्र को समर्पित करते हैं अपने मतलब प्रेम को छोड़कर। तो इनका उतना जिक्र आती नहीं है बेसिकली, इसमें जो आनंद मठ में पूरा फोकस किया गया है किस तरीके से मतलब संघर्ष करते हैं, अपना बलिदान देते हैं, उस पर सेक्रीफाइस वगैरह पर किया गया है। इनकी स्टोरी को उतना कवर नहीं किया गया, सिर्फ मतलब बताया गया है नॉर्मली कि यहाँ पर अपने प्रेम का भी कुर्बानी देते हैं। रोमांटिक लव इंटरविन विथ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल डिवोशन ऑफ द मदरलैंड, तो किस तरीके से वो अपना देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं पूर्णतः। तो यहाँ पर वंदे मातरम जो गीत है वो भारत माता के प्रति प्रेम और श्रद्धा और समर्पण का भी प्रतीक होता है। तो अब हम बात करेंगे इश्यूज ऑफ जेंडर इन आनंद मठ, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन, मतलब एक वुमेन को मतलब किस तरीके से देखा जाता था। फीमेल कैरेक्टर ऑफ आनंद मठ रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशन रोल ऑफ वुमेन्स 19th सेंचुरी इन इंडिया सोसाइटीज़ में, क्या एक वुमेन्स का रोल था हमारे आज़ादी के संघर्षों में। अहल्या रिप्रेजेंट द आइडियल इंडियन वुमेन, प्योर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग डिवोटेड टू हर फैमिली एंड कंट्री। तो अहल्या को एक मतलब आइडियल वुमेन की तरह देखा जाता था महिला के रूप में, जहाँ पर वो मतलब किस तरीके से खुद को समर्पित कर देती थी अपने परिवार के प्रति एंड देश के प्रति। वो वुमेन आर ऑफन सीन द बैकग्राउंड सपोर्टिंग द मैन एफर्ट्स, हाउएवर देयर प्रेजेंस स्टिल अंडर सोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन द सोशल एंड नेशनल कॉजेज। तो कई बार होता है कि वुमेन्स को उतना दिखाया नहीं गया है कि वो किस तरीके से मतलब एक सिर्फ मतलब जो फ्रंट फुट पर है उनकी ज़्यादा स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन एक वुमेन भी होती है जो कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कर रही होती है अपने जो भी उनके मेंस है उनके मेंस के एफर्ट्स को। तो एक वुमेन को भी काफ़ी बड़ा रोल होता है परिवार को संभालना उनके पीछे। एंड क्रिटिसिज्म की बात करें, नोवेल कैन बी क्रिटिक्यूज्ड फॉर आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन इन अ पैसिव एंड नर्चरिंग रोल। तो यहाँ पर जो यही कहा गया कि वुमेन्स को उतना दिखाया नहीं गया, बेसिकली उनके बारे में उनके सेक्रीफाइस के बारे में बात नहीं करी गई, तो एक क्रिटिक की तरह देखी जाती है यहाँ पे। देन अब हम बात करेंगे नेचुरल कैलमिटी एंड इस सिम्बलिज्म। तो यहाँ पर जो नेचुरल एंड डिजास्टर फ्लड वगैरह है इससे भी निपटना होता था हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पे। कई बार आपदा वगैरह आती थी या बाढ़ वाला फ्लड वगैरह आ जाती थी, तो ब्रिटिश मतलब कर वगैरह मतलब जो टैक्स वगैरह लेते थे उसे माफ़ नहीं करते थे, तो इससे भी इनका संघर्ष रहा है। देन हिस्टोरिकल फिक्शन की बात करें, आनंद मठ कंबाइंस एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन विद सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री ड्रॉन हैवली ऑन द हिस्ट्री ऑफ सन्यासी रिबेलियन एंड स्ट्रगल फेस्ड बाय द अर्ली फ्रीडम फाइटर। तो जो सन्यासी थे वही अर्ली फ्रीडम फाइटर के तौर पे देखा जाता है, हमारी जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मिलती है उसमें। रिलीजियस एंड फिलोसफिकल थीम्स रहते हैं, जहाँ पर जो अपने धर्म को मतलब बचाने के लिए भी इन्होंने लड़ा था एंड मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस किया था। फिल्म एडेप्टेशन तो आनंद मठ 1952 में मूवीज़ भी बनी, जहाँ पर इसी को पूरा दिखाया गया कि किस तरीके से वो अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हैं। बॉलीवुड मूवीज़ बनी है डायरेक्टेड बाय हेमंत गुप्ता, और इसमें ही जो वंदे मातरम था
उसे मतलब आप आइकॉनिक सॉन्ग के रूप में आप जानते हो कि द सॉन्ग बिकम आइकॉनिक स्पेशली इन द फिल्म वेयर इट वाज यूज्ड टू इवोक पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म यूनिटी, यानी लोगों को जोड़ने का काम करता है। और जब भी अभी रिसेंट मेरे ही कॉलेज में प्रोटेस्ट हो रहे थे एक प्रोफेसर के खिलाफ, तो उसमें भी जो पॉलिटिकल जो स्टूडेंट्स थे, जो मेंबर्स थे, तो वो भी वंदे मातरम का कई बार नारे लगाते, तो ये यूनिटी को दिखाती है। देन सिनेमा रिप्रेजेंटेशन, आप जानते हो कि जो सिनेमा के थ्रू चीज़ें दिखाई जाती है, ड्रामेटाइज की जाती है। एंड म्यूज़िक हो गई, फिर कई पैम्पलेट्स, फोटोज़ वगैरह, डायलॉग्स वगैरह। तो कंक्लूजन क्या है आनंद मठ का, हम कंक्लूड करने वाले हैं। तो पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म की बात करी गई, जहाँ पर देश के प्रति किस तरीके से आप समर्पित हो, आप प्रेम करते हो एंड अपने देश को सबसे ऊंचा मानते हो। देन जेंडर एंड सोशल रोल्स के बारे में बताई गई कि एक मतलब पुरुष और महिला की दोनों की सामान्य रोल होती है कोई भी संघर्ष में। तो जहाँ पुरुष वो फ्रंट फुट पर होता है, तो कहीं ना कहीं पीछे संभालने वाली, बैकग्राउंड संभालने वाली महिला होती है। देन लिटरेसी लेगेसी की बात करें, तो जो डॉक्यूमेंट होती है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उसमें भी इंस्पायर करती है आगे वाले जनरेशन वगैरह को। कंटिन्यू रेविलियंस, जहाँ पर हमारे जो सेक्रीफाइस वगैरह, रेजिस्टेंस, नेशनल यूनिटी, रेजोनेंट विद करंट सोशो पॉलिटिकल चैलेंजेस वगैरह फेस करके हम किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से अपने हक को लिए, वो दिखाती है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 2 खत्म होती है। अब हम बात करने वाले हैं आज़ादी बाई चमन निहाल। तो यहाँ पर आपका यूनिट 3 स्टार्ट होता है, जो भी इंडियन रीडिंग इंडियन फिक्शन है। आज़ादी बाई चमन निहाल, तो इसमें जो पॉइंट्स पे हम बात करेंगे वो है पार्टीशन, ट्रॉमा एंड पर्सनल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। तो पब्लिश्ड बाय हॉन्गटन मिफलिन 1975 में इसे पब्लिश किया गया था, आज़ादी जो नॉवेल है। तो ये इसमें जो चमन निहाल है वो अपने मतलब कहीं ना कहीं आत्मकथा को ही बताते हैं, व्यक्त करते हैं। एंड ये पूरा जो स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, वो मतलब इंडिया पाकिस्तान के जो डिवीज़न है उस पर डिपेंड करती है। एंड उसके बाद कितने लोग मतलब अपने घर वर्स को छोड़ दिए, बिछड़ गए, कितने लोग मारे जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखें तो तकरीबन पार्टीशन के टाइम 10 लाख लोग मारे गए थे, क्योंकि कम्युनल वायलेंस, दंगा एंड काफ़ी मतलब माइग्रेशन वगैरह हुए थे। तो इससे जो ट्रॉमा होती है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर ले, तो ऑथर इसके चमन निहाल हैं, एंड इंडियन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर होते। ओवरव्यू की बात करें, आज़ादी इज अ पोएगेंट नैरेटिव सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 की बात करी गई है, एक्सप्लोरिंग द पर्सनल एंड सोशल इफेक्ट्स ऑफ मास माइग्रेशन, वायलेंस एंड अकर ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल इवेंट। आप मानते हो एक मतलब हमारी जो इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन है, इसका थीम होने वाली है पार्टीशन, वायलेंस, ट्रोमा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड आर्ट्स। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो आप जानते हो कि हमारी जो पार्टीशन का टाइम है वो 1947 है, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को फ्रीडम मिली थी एंड पाकिस्तान एक नया कह सकते हो देश बनी थी। 1947 a time of immense upheaval that led the creation of Pakistan and mass migration of a million across newly drawn border. The novel focus of the lives of ordinary people affected by a partition and trauma they experiences as a result of religious and पॉलिटिकल डिवल। तो यहाँ पर ये बताई गई कि जो सामान्य लोग थे वो किस तरीके से पार्टीशन से अफेक्ट हुए एंड क्या ट्रोमास उनको आए बिकॉज ऑफ जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, मतलब कम्युनल वायलेंस थे एंड पॉलिटिकल डिवाइड थी, यानी राजनीतिक दबाव थे। तो उन्हें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो स्टोरी सेंटर ऑफ कैरेक्टर नयार और नूर की कहानी आती है। तो मैं बताता हूँ कि नूर एक मुस्लिम महिला है जो हिंदुस्तान में है, और पार्टीशन के टाइम उसे मतलब अपने घर को, अपने परिवार मोहल्ले को या दोस्त को छोड़कर उसे मतलब एक नए देश में जाना पड़ता है। तो सब चीज़ों को मतलब किस तरीके से वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाती है और वहाँ पनाह लेती है, एंड उसके दौरान जो उसे मतलब चैलेंजेस आती है, किस तरीके से वो ट्रोमा को झेलती है, उसकी कहानी यहाँ पर व्यक्त करी गई है। एंड जो नयार है वो मतलब हिंदुस्तान का ही कोई मतलब सिख परिवार है जो अफेक्ट होती है दंगों से एंड बाकी जो कम्युनल वायलेंसेस हो रहे थे उनसे। द एक मतलब काल्पनिक कहानी के तौर पे ही देखी जाती है। द नेरेटिव एग्जामिन्स द डीप इमोशन एंड सोशल स्कार्स, यानी किस तरीके से आपके भावना को ठेस पहुंचती है, अपने लोग मतलब मारे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कम्युनल वायलेंस हो रही है हिंदू मुस्लिम में। तो यहाँ पर स्कार्स बाय लेफ्ट बाय द फोर्स्ड माइग्रेशन, सेपरेशन एंड वायलेंस, यानी किस तरीके से उसने फोर्सली आप जानते हो पॉलिटिकल काफ़ी दबाव थी एंड उन्हें माइग्रेट करनी पड़ती है एक नए देश में। एंड ये जानते हो कि सेपरेशन आसान नहीं था, इसमें काफ़ी वायलेंस हुए थे।
मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से 10 लाख लोग मारे गए थे। अगर अगर मतलब अफेक्ट तो मतलब बताया जाता है कि 5 से 10 करोड़ के आसपास लोग अफेक्ट हुए थे। एंड ये तो डॉक्यूमेंट है, आप जानते हो कि जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह करते हैं उसमें तो संख्या कमी होती है, लेकिन कई लोग कई और मुझे भी लगता है कि इससे ज़्यादा लोगों ने अपना जान खोया था इस पार्टीशन में। तो इसके थ्रू साइकोलॉजिकल ट्रॉमास वगैरह आए थे। कैरेक्टर ऑफ आज़ादी एक्सपीरियंसेस डीप इमोशनल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन स्ट्रगलिंग विथ फीलिंग ऑफ लॉस, डिसलोकेशन एंड डिस्पेयर। द ट्रॉमा इज़ नॉट अ फिजिकल बट इमोशनल भी हुआ था। आज भी आप देखते हो, अगर बाघा बॉर्डर कितने मतलब अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गए, अपने फैमिली मेम्बर से बिछड़ गए, या उनके फैमिली मेम्बर्स मारी गई, तो आज भी मतलब देखते हो कि अगर यूनिटी डे वगैरह आती है तो वहाँ पर बाघा बॉर्डर पर मतलब दोनों देश के जो भी रिश्तेदार हैं उन्हें मिलने का परमिशन दिया जाता है कि भारत में अगर आपके रिश्तेदार छूट गए या पाकिस्तान वो चले गए तो आप उनसे मिल सकते हो। एक बार तो मैं देख रहा था, तो कई साल बाद एक मतलब काफ़ी बूढ़ी दादी माँ वो मतलब अपने उसके शायद भाई यहाँ थे तो वो मिली थी। एंड इसी तरह कई ऐसी स्टोरियाँ आप मतलब देखोगे आफ्टर पार्टीशन भी चलती हैं। देन सर्वाइवर गिल्ट एंड लॉस। तो हमेशा से जो भी सर्वाइवर थे, आज तो मतलब 75 साल हो गए आज़ादी को, तो कई ऐसे उस टाइम के आज़ादी के लोग तो अब तो काफ़ी कम ही लोग होंगे भी तो जिंदा होंगे। लेकिन जो एक टाइम के साथ कहते हैं ना कि घाव भर जाती है एंड चीज़ें लोग कहीं ना कहीं उस पर लोग भुला देते हैं। पर वो मतलब जो भी उस टाइम के जो सर्वाइवर थे उन्हें हमेशा से गिल्ट था अपने लोगों को खोना, अपनी जगह को छोड़कर जाना। तो many characters wrestle with survivor guilt as they are forced to leave behind friends, families and memories in a new framed nation। यानी ऐसे देश में जाना जो अभी अभी बना है और अपने दोस्तों और परिवारों को पीछे छोड़ देना, यादों को पीछे छोड़ देना। देन ऑटोबायोग्राफी वॉइस ऑफ आज़ादी की बात करें, इसमें पर्सनल ऑथर की पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, जहां चमन निहाल हिमसेल्फ लिव्ड थ्रू द ट्रोमा ऑफ पार्टीशन विच इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग। यानी जब वो लिख रहे थे तो मतलब उनकी खुद की भी आज़ादी एक पार्टीशन के टाइम पर इस तरीके का ट्रोमा हुआ था। तो ये मतलब जो स्टोरी जब लिख रहे थे तो उनके स्टोरी में भी ये चीज़ें दिखती है कि किस तरीके से वो मतलब इमोशन को अपने व्यक्त कर रहे हैं। आज़ादी ड्रॉज अ निहाल पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलाउइंग द नोवेल सर्व एज अ सेमी ऑटोबायोग्राफी अकाउंट ऑफ द ट्रॉमा एंड सफरिंग कॉज्ड बाय द पार्टीशन। तो सेमी ऑटोग्राफी पूरी तरह अपने खुद का नहीं है, उसमें अपना खुद का इमोशन वो जरूर डाले हैं लेकिन पूरी तरह नहीं है। उसमें बाकी लोगों की भी कहानियाँ दिखाई गई है एंड उनके दर्द को दिखाया गया है, सफरिंग को दिखाया गया। देन नेरेटिव वॉइस की बात करें, the novel narrative style often reflect the autobiography voice providing inside the personal experiences who are represent the author own struggle। यानी author के struggles को भी दिखाई गई है। निहाल personal grief reflection of woven into a fabric of stories adding depth and authenticity of narrative। तो अब हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। तो द नोवेल इज स्टेप्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन हाईलाइट्स द पॉलिटिकल फोर्सेस दैट लेड द क्रिएशन ऑफ टू नेशन। यानी पॉलिटिकल दबाव था, अगर आप देखो उस टाइम का जो पॉलिटिकल लीडर जिन्ना नेहरू वगैरह लड़ रहे थे, मतलब तो सेपरेट देश का ही मांग कर रहे थे, जिसके कारण दो देश हमारा देश जो बटा। एक्सप्लोर द ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म एंड पॉलिटिकल डिवाइड, रिलीजियस टेंशन। पॉलिटिकल दबाव आने से रिलीजियस टेंशन बढ़ने लगा, हिंदू मुस्लिम में टेंशन बढ़ने लगा एंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ ओवरऑल। अब जानते हो कि क्या है आज का रिजल्ट, आज तक लड़ रहे हैं। पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन के बारे में सेम चीज़ यहाँ पर भी बताई गई है कि किस तरीके से मतलब जो हिंदूज मुस्लिम है या सिख्स है उन्हें मैनिपुलेट किया गया, पॉलिटिकली डिवाइड किया गया। आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर आज़ादी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ लिटरेचर इन प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल ट्रोमा। यानी कई ऐसे आर्ट के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू कहानियाँ बताई गई है। द पोकेंट स्टोरी टेलिंग विवाद पोर्ट्रियल ऑफ कैरेक्टर इमोशंस, द नोवेल बिकम आर्टिस्टिक रिप्रेजेंट्स ऑफ ह्यूमन कोस्ट ऑफ पार्टीशन। यानी मानवता का मतलब किस तरीके से मानवता का क्षीण हुआ है उस पार्टीशन के दौरान, उसे बताई गई है। देन अब हम आते हैं पर्सनल वर्सेस पॉलिटिकल, यानी पर्सनल नैरेटिव। यानी आप किस तरीके से पर्सनली सोचते हो उस पार्टीशन के बारे में। तो ये व्यक्तिगत अनुभवों और कथाओं पर आधारित थे, जैसे कि परिवार का मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना, सांप्रदायिक हिंसा होना, कम्युनल वायलेंस हो रही थी, समान मतलब एक अपनों को खोने का दर्द था, एक पर्सनल नैरेटिव्स था हमारा। पार्टीशन को हम इसी तरीके से तो देखते हैं, ये नैरेटिव्स लोगों के व्यक्तिगत संघर्ष और उनकी पहचान और घर से दूर जाने की कहानी को बताती है, जो पर्सनल नैरेटिव्स है, जहाँ पर उनकी आइडेंटिटी छिन जाती है, वो एक नए देश में चले जाते हैं एंड कई हिंदूज वहाँ से माइग्रेट होकर मतलब पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में आते हैं।
देन अगर हम बात करें पॉलिटिकल नैरेटिव्स के बारे में, तो पॉलिटिकल नैरेटिव्स भी यही बताते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन एंड मेमोरीज। मेमोरीज एंड रिमेम्बरेंस की बात करें, आज़ादी बिकम्स अ एक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस कैप्चरिंग द कलेक्टिव ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन एंड नीड ऑफ फॉर द जनरेशन दैट लिव थ्रू द बियर ऑफ विटनेस। यानी आज़ादी मतलब एक याद हमारे तो उतने फैमिली स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन जो बॉर्डर के आसपास थे, जैसे पंजाब से वगैरह पढ़ते थे, तो वहाँ पर उस तरह के क्रिमिनल वायलेंस काफ़ी देखा गया है। दिल्ली वगैरह में काफ़ी दंगे हुए थे उस टाइम, एंड ऐसा मतलब बोला जाता है कि जो बोला नहीं, ये रियलिटी है कि जब इस तरह के क्रिमिनल वायलेंस हो रहे थे, तो कई लोगों को जो ट्रेन से जा रहे होते थे, उन्हें मतलब किस तरीके से मार दिया जाता था। धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार रहे थे यहाँ पे। द नोबल कैरेक्टर्स स्ट्रगल विद द मेमोरी लॉस एंड डिज़ायर फॉर जस्टिस, एंड कई ऐसे मतलब उन्हें न्याय तो मिला ही नहीं, न्याय कहाँ से होती है, अभी तो देश ही बन रहा था यहाँ पे। तो पोस्ट पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस रहा, जो ट्रॉमा लोगों ने देखा, वो कई लोग तो गिल्ट में चले गए, कई लोग इसे भूल नहीं पाए, कई मतलब अपने ही आंखों के सामने अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स को मार रहे थे लोग। हीलिंग एंड रिकवरी की बात करें, तो आप जानते हो कि ये पॉसिबल नहीं है पूरी तरह ट्रॉमा से मतलब बाहर आ जाना। तो इसी ट्रॉमा के बेसिस पे तो हमारे जो चमन निहाल है, वो भी अपने कहीं ना कहीं एक ऑटोग्राफी के तौर पे, सेमी ऑटोग्राफी के तौर पे इस नॉवेल में लिखते हैं अपने इमोशंस को, अपने जो ट्रॉमास हैं उन्हें। तो मैं हाँ पॉलिटिकल नैरेटिव्स के बारे में बता देता हूँ। तो पॉलिटिकल नैरेटिव्स ये था कि किस तरीके से मतलब जो हमारे उस टाइम के जो आज़ादी तो लेनी थी ब्रिटिश से, लेकिन ये मतलब खुद में ही एक खेलने लगे कि हमें एक मतलब सेपरेट देश चाहिए धर्म के तौर पे। और यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बना, एंड यहाँ से मतलब सामान्य लोग किस तरीके से प्रभावित हुए बुरी तरीके से। तो इसमें नेताओं के फैसले और सत्ता संघर्ष और राष्ट्र की राजनीतिक पर ध्यान को मतलब केंद्रित किया गया है बेसिकली पॉलिटिकल नैरेटिव्स पे। लेगेसी की बात करें तो मतलब क्या इसे मतलब इम्पोर्टेंट खास बन जाती है। द नोवेल continues to study for the portrayal of the personal and political struggle as well as for powerful examination of human impact and of partition। तो यहाँ पर जो वायलेंस हुआ, हिंसा का जो मतलब दिखाया गया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड क्या ह्यूमन इम्पैक्ट्स थे पार्टीशन के टाइम पे, लोग मतलब किस तरीके से भावनात्मक तौर पे एक ट्रोमा झेल रहे थे। देन फाइनल थॉट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्या मतलब ओवरऑल क्या ऐसी चीज़ें निकल कर आती है। तो आज़ादी इज़ नॉट ओनली अ हिस्टोरिकल नॉवल अबाउट द पार्टीशन बट ऑल्सो इमोशनल जर्नी रिफ्लेक्ट पर्सनल कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन। यानी किस तरीके से राजनीतिक सत्ता पर मतलब बैठे लोग का दबाव था, मतलब एक पूरे देश को बांट देना दो हिस्सों में। एंड सिर्फ मतलब लोग तो अफेक्ट हुए ही, एंड उनकी जो एक इमोशनल जर्नीज थी उसे दिखाई गई है। चमन निहाल रिच नैरेटिव रूटेड इन पर्सनल एक्सपीरियंस, उनकी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा इस नॉवेल में। थ्रू इट्स पोर्ट्रियल ऑफ वायलेंस ट्रोमा एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी, आज़ादी रिमेंस पोइगेंट रिमाइंडर ऑफ द मोस्ट ऑफ पेनफुल चैप्टर इन द साउथ एशियन हिस्ट्री। यानी जो दिल को छूने वाला गहरा और भावनात्मक जो कहानियाँ थी, वो वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल चैप्टर था इन साउथ एशिया हिस्ट्री में। तो अब हमारी ये जो ख़त्म हो गई यहाँ पे हमारी, तो लास्ट है डिस्कशन पॉइंट। तो आप डिस्कस कर सकते हो कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है अबाउट पार्टीशन, आज़ादी, एंड क्या सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुए पार्टीशन में। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।